नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के आए हैं जिनका पूरा जीवन, समझ लें कि राष्ट्र कल्याण की अगर बात मैं कहूँ तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि जो शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है, समाज को समर्पित रहा है। उनके जीवन वृत्त पर आज हम बात करेंगे। उसके पूर्व मैं सिर्फ और सिर्फ नाम बताना चाहूँगा, बाकी सारा परिचय उन्हीं के द्वारा मैं आपके समक्ष रखूँगा। तो हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं उनका नाम है प्रोफेसर यूपी सिंह जी। बाकी चीज़ें यूपी सिंह जी स्वयं बताएंगे। सिंह साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले, जैसा कि हमने अपने दर्शकों से कहा कि बाकी परिचय आपको बताना है, नाम हमने बता दिया प्रोफेसर यूपी सिंह। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन थे और किस तरह से आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा पूरा नाम है उदय प्रताप सिंह और गाजीपुर जनपद में ग्रामीण अंचल में एक गांव है, उसका नाम है राम सिंहपुर। वहीं पर मेरी पैदाइश हुई थी। बचपन में हमारे गांव में कोई प्राइमरी स्कूल उस समय नहीं था, तो बगल के एक गांव में, जो वहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था, वहाँ मैंने प्राइमरी एजुकेशन, उसमें 4 टकी हुआ करती थी, मैंने प्राप्त की। उसके बाद 5, 6 और 7 तीनों को उसमें मिडिल एजुकेशन कहा जाता था या पूर्व माध्यमिक कह सकते हैं। वह हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर एक मिडिल स्कूल था, मैंने वहाँ प्राप्त किया। मिडिल स्कूल पास करने के बाद मैं काशी में उदय प्रताप कॉलेज में चला गया पढ़ाई करने के लिए। सिंह साहब, प्रारंभिक शिक्षा पर हम लोग आ गए। हम आपके माता पिता के बारे में भी जानकारी चाहते हैं कि आपके पिताजी का क्या नाम था, कि माताजी का क्या नाम था, इसके बारे में भी ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे पिताजी का नाम था श्री राम नरेश सिंह और मेरी माताजी थी श्रीमती पतिराजी देवी। दोनों ही किसान परिवार में थे। मेरा परिवार ही किसान परिवार था, घर पर कृषि होती थी और उस कृषि से ही घर का पूरा खर्च काम चलता था। तो माता और पिता दोनों कृषक थे। मतलब एक कृषक परिवार में आपका जन्म हुआ था। आप कितने भाई बहन हैं? हमारे एक बड़े भाई थे। मेरी एक पहली माताजी थी, उनसे 2 पुत्रियां थीं। वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उनकी 2 पुत्रियां, 2 बहनें और 1 भाई हमारे थे। अच्छा, मतलब 2 बहनें और 1 भाई। 1 भाई आपके परिवार में। मेरे अपने परिवार में तो और लोग भी थे। परिवार में मेरे चाचा का परिवार भी था और मेरे चचेरे भाई भी थे, उनका परिवार भी था। तो परिवार तो मतलब लंबा, परिवार, जॉइंट फैमिली होने के नाते। अच्छा, जो आपका जन्म हुआ उसका सन जो है क्या था? क्या बताएं? किस सन में आपकी पैदाइश हुई? मैं पैदा हुआ 1930 में। 1930 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही 17 वर्ष पूर्व आपका जन्म हुआ था। और मैंने गुलाम भारत को भी देखा, बिल्कुल आज़ादी होते हुए देखा। 42 के आंदोलन का दृश्य भी मैंने देखा। हालांकि मेरा में कोई भागीदारी नहीं थी क्योंकि मैं बहुत बालक था। सब मैंने सारे दृश्य देखे, आज़ादी भी देखी। मतलब एक गुलाम भारत से लेकर के और आज़ाद भारत में, और एक विकासशील भारत की तस्वीर आपके सामने है। सामने आई। और आज आप जहाँ हैं इस समय, स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी कार्यकाल आप बेहतर तरीके से देख रहे हैं और हमें लगता है कि उनके कुछ दायित्वों का भी निर्वहन आप कर रहे हैं। नहीं, उनके दायित्वों का तो मैं निर्वहन नहीं कर रहा हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, जो कार्य उन्होंने मुझे सौंपा है बिल्कुल उसको मैं अपनी क्षमता के मुताबिक मैं
हालांकि मैं 90 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मैं निर्वाह कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि जहाँ तक हो सकेगा मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक यहाँ की सेवा करता रहूँगा। ये मेरा सौभाग्य भी होगा कि मैं यहाँ का सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानता हूँ कि मेरे कार्यों में बड़ी कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं सेवा करता रहूँगा, ऐसा मेरा है। जीवन के पथ पर जब व्यक्ति चलता है और जब कार्य करता है तो स्वाभाविक है कि उस दरमियान उससे गलतियां हो भी सकती हैं, लेकिन उसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। एक दृष्टांत मैं देना चाहता हूँ। मेरी पहली नियुक्ति एक शिक्षक के रूप में महाराणा प्रताप कॉलेज था उस समय, जो अब विश्वविद्यालय में मर्ज हो गया, जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, उसमें हुई गणित के प्रवक्ता के रूप में 1955 में। उस समय उस कॉलेज के सचिव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज थे। मुझे इंटरव्यू के लिए उनके सामने जाना पड़ा। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि छोड़ तो नहीं दोगे मिड सेशन में? मैंने कहा महाराज जी, मैं मिड सेशन में इस संस्था को नहीं छोड़ूंगा। हालांकि मेरे मन में था कोई अच्छा अगर नौकरी मिल जाएगी तो चला जाऊंगा, लेकिन मैंने इतना कह वादा किया कि मैं मिड सेशन में इस संस्था को नहीं छोड़ूंगा। यह मेरे एक महात्मा के सामने दिया गया यह वचन, एक संत के सामने दिया गया मेरा वचन, मेरे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। क्योंकि अब मुझे विश्वास है कि मेरी जीवन यात्रा जो है, जो हम 90 वर्ष होने के बाद पता नहीं कितने वर्षों तक और चलेगी, इस जीवन यात्रा के अंतिम क्षण तक के मिड सेशन में मैं गोरखपीठ के आशीर्वाद को प्राप्त करता रहूँगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। ये जो आपका संकल्प है, निश्चित रूप से इसी संकल्प से ही संभवतः आपको ऊर्जा भी मिल रही है। ठीक है, हम शुभकामना भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सहकर्मियों की शुभकामना भी है। समाज में आप ऐसे लोगों का जो सद्भावना है, ये सब हमको इस उम्र में काम करने के लिए शक्ति प्रेरणा दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा हम और पीछे की तरफ चलेंगे। जब आपकी प्रारंभिक शिक्षा और मिडिल शिक्षा जब आपकी पूरी हो गई, उस दरमियान जैसा कि आपने कहा कि किसान परिवार में आपका जन्म हुआ था, तो पढ़ाई लिखाई के लिए उस समय जो माहौल था वो बहुत कम था। बहुत कम लोग स्कूल जाया करते थे और बहुत कम लोगों के पास संसाधन हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में आपके माता पिता किस तरह से संसाधन जुटा करके आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित किए थे? कृषि कार्य था, कृषि में अच्छी खासी खेती होती थी हमारे यहाँ और एक तरह से काफ़ी होती थी। उन लोगों ने उसी कृषि के आमदनी से ही हमारे पढ़ाई का पूरा खर्चा दिया। और ये प्राइमरी ही नहीं, बल्कि जब मैं बनारस में पढ़ने गया, बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, वो सारा खर्चा उन लोगों ने उसी कृषि की आमदनी से ही दिया। हो सकता था उन लोगों ने अपने ऊपर बहुत हार्डशिप ली हो और अनेक योजनाएं वो पूरा न कर पाए हों। थोड़ा बहुत कभी ज़्यादा अन्न पैदा हो जाता था तो हम लोगों को बेचते थे या कभी कभी सवैया पर दिया जाता था, यानी कि कृषक जब आते थे तो उनको बीज बोने के लिए बुआई के समय में कुछ अन्न दिया जाता था और एक साल के बाद जब फसल निकलती थी तो वो सवैया करके लिया जाता था। तो उससे जो आमदनी होती थी उसी से हमारा पढ़ाई का मतलब वही आर्थिक स्रोत आपका वो कृषि ही था। और संयोग है कि मैं अकेले पढ़ने वाला व्यक्ति था। हमारे परिवार में हमारे भाइयों में से मेरे भाई साहब अभी पढ़ाई छोड़ दिए तो एक आदमी का खर्च तो उससे निकाल करके वो लोग दे देते थे। नहीं। अच्छा, उच्च शिक्षा के लिए आपने बताया कि आप काशी विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपकी उच्च शिक्षा हुई। तो आप उच्च शिक्षा कहाँ तक आपने ग्रहण किया? मैंने MSc वहाँ से किया। MSc करने के बाद मुझे यहाँ गोरखपुर में नौकरी मिल गई और फिर मैंने यहाँ से गोरखपुर विश्वविद्यालय से PhD गणित में PhD किया। तो MSc PhD ये मेरी अंतिम शिक्षा का मतलब उच्च शिक्षा में आपने जो है MSc और PhD आपने किया और यहीं गोरखपुर से आपने जो है
कैरियर अपना शुरू किया। हाँ, गोरखपुर से कैरियर शुरू किया। गोरखपुर से ही, जैसा कि आपने बताया ही कि जो आपने संकल्प लिया कि हम संस्था नहीं छोड़ेंगे, वही संकल्प आज भी आपको आगे बढ़ा रहा है। बाद में संस्था विश्वविद्यालय में मर्ज कर गई, ऐसा नहीं संस्था मैंने छोड़ दिया, संस्था ही विश्वविद्यालय में मर्ज कर गई। संस्था ही विश्वविद्यालय में मर्ज कर गई। तो संस्था के साथ में भी विश्वविद्यालय में चला गया, तो संस्था ही काम था। एक तरह से विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जो महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज को रन करता था और आज भी वो संस्थाएं रन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सौभाग्य से मैं इसमें उसका अध्यक्ष हूँ, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का, उसी की देन है गोरखपुर विश्वविद्यालय। बताइए कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में एक सामान्य अध्यापन कार्य शुरू करने वाला व्यक्ति आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का चेयरमैन है। ये स्वयं उसके जीवन यात्रा या उसके जीवन वृत्त की एक सबसे बड़ी पहचान है। सिंह साहब, इस दौरान जब आपने सेवा शुरू की, आप एक अध्यापक के रूप में जब आपने अपना कार्य शुरू किया, तो तब से लेकर के और आप कुलपति भी बने, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कुलपति भी बने, तो इस दरमियान की जो जीवन यात्रा थी उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बीच में एक समय आया जबकि मैं यहाँ विश्वविद्यालय में मेरी नई नई नौकरी थी, तो मैं PCS की परीक्षा में बैठा और मुझे सफलता मिली। मैं सेल्स टैक्स ऑफिसर के पद पर मेरी नियुक्ति मुझे मिली और मैं ट्रेनिंग करने के लिए लखनऊ गया। ट्रेनिंग के पहले ही दिन मुझे लगा कि यह कार्य मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि ये कार्य मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, ट्रेनिंग के पहले ही दिन। बिल्कुल। तो हमने शाम को, जो हमारे ट्रेनिंग इंचार्ज थे, जो उसके अधिकारी थे, सर्वोच्च अधिकारी थे, मैंने उससे कहा कि हमको छोड़ दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो चले जाओ। उन्होंने मुझे अनुमति दे दी और फिर आकर के यहाँ पर BN झा जी वाइस चांसलर थे। मैंने कहा भाई मैं तो वहाँ मन नहीं लगा, मैं आ गया हूँ, आप मुझे अनुमति दे दें कि मैं अपने पूर्व पद पर जिससे मैं छोड़ के गया था मैं कार्य करता रहूँ। उन्होंने तब तक मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। तो कहा ठीक है, तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार अभी तक नहीं किया गया है, वो कार्य परिषद में मीटिंग में रखा जाता, लेकिन आ गए हो तो ज्वाइन कर लो। तो एक ऐसा मौका आया जबकि मैंने मतलब प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में भी जा करके आप जो है लौट आया और वहाँ से आप वापस आ गए। हमको वो कार्य मतलब अब अच्छा कार्य वो भी है, वो भी राष्ट्र की सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है राष्ट्र का सेवक है और राष्ट्र का सेवा करता है। लेकिन नेचर ऑफ वर्क जो था, हमको टीचिंग अच्छा लगा, क्योंकि 3 साल तक महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज में और लगभग 1-1.5 साल तक मैं वहाँ पढ़ा चुका था विश्वविद्यालय में। तो मुझे लगा कि ये जीवन जो है एक शिक्षक के रूप में ये जो कार्य है ये हमें ज़्यादा पसंद आया। वो कार्य भी अच्छा है, बिल्कुल, कोई कार्य बुरा नहीं होता है। कुल मिलाकर के जहाँ मन लगे कार्य वही बढ़िया माना जाता है, चाहे जितना बड़ा पद हो। हालांकि मेरा डिसीजन अब मैं सोचता हूँ तो अच्छा रहा। हाँ, नई डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर मुझे पदोन्नति मिली, कुलपति तक बना, और आज वहाँ नहीं चला गया होता तो शायद मैं गोरखपुर की 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद से नहीं मिल पाता, मुझे नसीब नहीं होता, नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 3 पीढ़ियों का लगातार हमें आशीर्वाद मिलता चला रहा है। ये मेरा सौभाग्य है और इसलिए मेरा डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा कि मैं छोड़ चला आया। अच्छा प्रोफेसर साहब, जब आप कुलपति बने, किस सन में आप कुलपति बने? मैं बना कुलपति 1991 में। 1991 में। वो कार्यकाल आपका कितने दिन का था? 3 साल का था। 3 साल का था। तो उस दरमियान जब एज ए कुलपति आप कार्य कर रहे थे जी, तो जो आपके पूर्व का अनुभव था वो कितना मदद किया आपको? देखिए, एक शिक्षक का अनुभव तो हमेशा मदद करता है, क्योंकि हम छात्रों के बीच में थे यहाँ पर, और वहाँ पर भी छात्रों और अध्यापकों के बीच में ही मुझे काम रहना था। यहाँ भी मेरे सहयोगी थे, जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से कुलपति होकर के गया, और वहाँ भी मेरे शिक्षक ही सहयोगी थे, तो सबके साथ काम करना अच्छा लगा। और ख़ास बात यह है कि मेरे जाने के पूर्व उसका अपना कोई बिल्डिंग नहीं थी। अच्छा, तो अब उसका स्वयं का भवन नहीं था? पूर्वांचल विश्वविद्यालय किराए 3-4 किराया के भवन में जौनपुर में वो चलता था वो। तो हमने परिश्रम करके और शासन से सहयोग मिला हमको, शासन के सहयोग से और अपने परिश्रम से मैंने एक बिल्डिंग प्रशासनिक भवन खड़ा कर दिया और वहाँ शिफ्ट कर गया। विश्वविद्यालय का पहला कन्वोकेशन जो हुआ
ये वहाँ पर मैंने कराया, जबकि मोतीलाल बोरा जी, माननीय मोतीलाल बोरा जी राज्यपाल थे, चांसलर थे, वो आए थे वो। तो हमें संतोष है कि जितना मैंने कुलपति के रूप में कार्य किया उस परिस्थिति में, जबकि विश्वविद्यालय भी खड़ा करना था, विश्वविद्यालय के आने के 4 साल के बाद में, विश्वविद्यालय के निर्माण के 4 साल के बाद मैं वहाँ का कुलपति बना। मैं तीसरा कुलपति था। अच्छा, पहले कुलपति 1 साल के लिए हुए थे, फिर 3 साल के लिए, फिर चौथे साल में वहाँ कुलपति बन के गया। मतलब एक सृजक की भूमिका का भी निर्वहन आपने पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए किया है। विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन जो वर्तमान में है वो मेरे कार्यकाल में बना। कार्यकाल में प्रोफेसर साहब, आप की जो सेवानिवृत्ति थी वो किस वर्ष हुई? सेवानिवृत्ति तो यहाँ से मैं 91 में चला गया, तो फिर तब तक मैं रिटायर कर चुका था। लेकिन फॉर्मली देखा जाए, औपचारिक रूप से देखा जाए, तो 1993 में 31 अगस्त 1993 को मेरा सेवानिवृत्ति हुई यहाँ से। और कुलपति के रूप में मेरी सेवानिवृत्ति हुई 1 अक्टूबर 94 को। प्रोफेसर साहब, एक शिक्षक जीवन में तमाम सारे अनुभव वो ग्रहण करता है और उन अनुभवों से ही समाज में एक बेहतर एक छाप छोड़ने की कोशिश करता है। जी। उसके हर कार्य और व्यवहार समाज के लिए आदर्श होते हैं। शिक्षा की सेवा समाप्त होने के बाद, चूँकि ये माना जाता है कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, जब वो किसी संस्था से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वो समाज को शिक्षा देने लगता है। जी। तो इस दरमियान जब आपने अपनी सेवा से जब आप निवृत्त हुए तो उसके बाद का जो जीवन है आपका, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सेवा से निवृत्त होने के बाद मेरा झुकाव पहले से भी थोड़ा सा राष्ट्रीय होने के नाते संघ की ओर था। बिल्कुल। RSS की ओर था, और RSS की शाखाओं में मैं पहले भी जाया करता था। तो सबसे पहले मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा, सेवानिवृत्ति के पहले ही जुड़ा हुआ था। अच्छा। और एक और घटना है, आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल बताइए, जीवन वृत्त है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। कि जब 6 दिसंबर 1992 को जब राम जन्मभूमि का वो जो बाबरी विध्वंस मामला, विवादित जो ढांचा था, जब वो गिरा, उसमें वहाँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कुलपति था और विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष भी था। अच्छा। मुझे लोगों ने गिरफ्तार किया, शायद कुलपति के रूप में पहली गिरफ्तारी रही होगी उस टाइम में आपकी। बिल्कुल। और फिर बाद में मुझे जमानत करानी पड़ी। जमानत हो गई, उन्होंने आसानी से हो गई, क्योंकि वो जमानत लोगों को मिल जाया करती थी, हमारे साथ कोई रियायत नहीं थी, मिल गई। तो वहाँ से मेरा था। बाद में एक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जो शिक्षकों का संगठन था, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से मैं जुड़ा। और मैं उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, वो प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, सबका एक मिला जुला एक शिक्षकों का संगठन है। संघ द्वारा ही संचालित हो, संघ के द्वारा ही मार्गदर्शन मिलता उसको है। उसका मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना और उसके पश्चात मैं राष्ट्रीय शिक्षक संघ में प्रांत संचालक बना, गोरक्ष प्रांत का। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरी सामाजिक जीवन में संघ की काफ़ी आपको छाप मिलेगी, और न केवल छाप मिलेगी बल्कि बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल। बहुत कुछ सीखा मैंने, वो भी हमारे एक सीखने का एक कार्यकाल था। बहुत कुछ जाना है कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीय अस्मिता क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी जो मैं एक गणित के अध्यापक के रूप में या गणित के विद्यार्थी के रूप में मुझे नहीं मालूम थी, बाद में मालूम हुई, बाद में पता चले। तो उससे मुझे बड़ा लाभ मिला, मेरे व्यक्तित्व को काफ़ी लाभ मिला उस रूप में। यह मेरा एक सामाजिक जीवन है। और महाराज यहाँ उसके बाद आप जो है लगातार, जैसे इस समय हम लोग इस गोरक्ष पीठ परिसर में बैठे हुए हैं, और इस समय जो आपकी जिम्मेदारी है वो संभवतः गोरक्ष पीठ में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का आप निर्वहन कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। जिम्मेदारी का मैं सेवा करने का मौका मिला, मुझे सौभाग्य है। मैं तो गोरक्ष पीठ से 1955 से जुड़ा,
जैसा मैंने बताया था कि मेरा पहला नियुक्ति पत्र बिल्कुल यहाँ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तत्कालीन सचिव महंत द्विवेंद्र नाथ जी महाराज ने दस्तखत किया था। तभी से मैं जुड़ा हूँ, बराबर यहाँ आया करता था और उनका आशीर्वाद मिला। बाद में उनके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी का आशीर्वाद मिला और उसके पश्चात वर्तमान जो पीठाधीश्वर हैं पूजनीय योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मिला। तो मैं यहाँ संघ से, तो मैं यहाँ इस पीठ से, गोरक्ष पीठ से तो मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ। और जब संघ में मुझे जाने का अवसर मिला तो मैंने महाराज से पूछा कि हमको संघ वाले कोई दायित्व देना चाहते हैं, आप मुझे, आपका क्या निर्देश है? तो कहा जाओ, अच्छा संगठन है, वहाँ जाकर के कुछ सेवा कर पाओगे। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि तुमको वहाँ जाना चाहिए और अगर दायित्व दे रहे हैं तो दायित्व का निर्वाह करो। उस समय भी हमको मंदिर का ही एक तरह से आशीर्वाद हमको मिलता रहा है और आज भी मिलता रहा है। मेरा सौभाग्य है। लगभग 66 वर्ष हो रहे हैं, क्योंकि 55 से लेकर के और 2021 से 66 वर्ष से मुझे यहाँ का आशीर्वाद मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आशीर्वाद मिल रहा है और सेवा करने का मौका मिल रहा है मुझे, सेवा करने का अवसर भी मिल रहा है, क्योंकि जो दायित्व है या और कुछ नहीं है, मेरे लिए एक सेवा है। मैं सेवा करता रहूं, ऐसा आप लोगों की शुभकामना हमें चाहिए और मेरे हितैषियों का भी शुभकामना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, हमने आपके माता पिता के बारे में जानकारी कर लिया, आपके गांव के बारे में जानकारी कर लिया, आपका पूरा जो सेवा कार्यकाल था उसकी जानकारी कर लिया। लेकिन हम एक चीज़ और, एक अति महत्वपूर्ण चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आपके बच्चों के बारे में थोड़ी मैं जानकारी चाहूँगा कि आपके कितने पुत्र और पुत्रियाँ हैं, आपकी पत्नी क्या हैं, उनके बारे में ज़रा सा हमें। मेरी पत्नी भी एक गृहस्थ परिवार से आई थी, बिहार से। अच्छा, और बहुत कम उम्र में ही मेरी शादी हो गई। जहाँ तक मुझे स्मरण है कि मैं जब 22-23 साल का था तभी मेरा विवाह हो गया। और हम लोग इसमें वो नहीं हैं। अच्छा, इस समय नहीं है? इसमें नहीं है वो। मुझे जहाँ तक याद है कि आज से 20 वर्ष पहले उनका निधन हो गया। 18 सितंबर 1920 वर्ष लगभग हो गया होगा उनका निधन हुआ। तो 1999 या 2000 के आसपास। जी हाँ। तो 2003 शायद है क्या, 18 से 19 साल हो गए। अच्छा। तो अब वो नहीं है, लेकिन हमारा उनका संबंध अच्छा था। वो भी गृहस्थ परिवार से आई थी। तो उन्होंने हमें 2 रत्न दिए, 2 पुत्र दिए। एक हैं विजय कृष्ण सिंह, जो लखनऊ में इसमें IIT में प्रोफेसर हैं। वहाँ पर वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी रहे, वहाँ पर पूर्व वाइस चांसलर भी रहे। कालांतर में गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति का दायित्व निभाया और निभाने के बाद अब उसमें फिर अपने मूल पद पर लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि वहाँ का जो AKTU का वहाँ का जो टेक्निकल विश्वविद्यालय है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर के पद पर हैं। वो वहाँ चले गए, अब वहीं पर काम कर रहे हैं। मेरे एक और पुत्र हैं, वो भी टीचिंग प्रोफेशन में ही हैं। उनका नाम है राजीव कृष्ण सिंह। वो बनारस में उदय प्रताप कॉलेज है, उसमें कॉमर्स विभाग में वे एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो ये मेरे 2 पुत्र हैं। और अगर और अन्य चीज़ आना चाहेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे 2 एक पौत्री और 3 पौत्र हैं। बड़े पुत्र से एक पौत्री है और जो इसमें पूना में TCS में काम करती है। अच्छा। और उनसे एक पुत्र हैं, बड़े लड़के से एक पुत्री एक पुत्र, जो मेरे लिए एक पौत्री और एक पौत्र हैं। वो भी TCS में ही काम करते हैं और वो लखनऊ में इस समय हैं। मेरे दूसरे पुत्र से 2 पुत्र हैं। एक बड़ा वाला जो है वो रोहित कुमार सिंह, वो भी पूना में है। और एक फूड का वो है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, फूड टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ एक संस्था है, प्राइवेट संस्था है, उसमें वो काम करता है। और सबसे छोटा पौत्र जो है वो दिल्ली में एक
यही जो उर्वरक है फर्टिलाइज़र कंपनी है जो यहाँ है वो, उसी फर्टिलाइज़र के मूल ऑफिस में वह एक कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम करता है। मतलब कुल मिलाकर के आपका एक भरा पूरा मतलब परिवार जो कहीं न कहीं से राष्ट्र सेवा में ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा हुआ है। सिंह साहब, अब हम लोगों का जो वार्ता का क्रम है वो बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव तक है। तो ऐसी स्थिति में मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, चूँकि आप एक शिक्षक के रूप में आपने सेवा दिया है और आज भी आप इस गोरक्ष पीठ से जुड़ करके लगातार सेवा कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए जो मूल मंत्र है, जैसा कि आपने कहा कि मैंने संकल्प लिया कि मैं इस संस्था को नहीं छोड़ूंगा और आज तक नहीं छोड़ूंगा, आज तक नहीं छोड़ा, तो ऐसी स्थिति में एक कोई व्यक्ति जो आपका कार्यक्रम देख रहा होगा उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जीवन में यदि सफल होना है तो जो मूल मंत्र है जिसको आपने सीखा उसको ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएं। अब देखिए, मूल मंत्र तो है ईमानदारी, बिल्कुल, आस्था और संकल्प। जो काम कीजिए ईमानदारी के साथ कीजिए। काम के प्रति और संस्था के प्रति, जिस संस्था से आप काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई संस्था हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी तरह से शिक्षण संस्था में ही जुड़े हों, कोई जुट है, उस काम के प्रति आपका आस्था होना चाहिए और संकल्प होना चाहिए। अगर तीन चीज़ें आपके पास हैं, ईमानदारी है, आस्था है और संकल्प है, तो बड़ा से बड़ा कठिनाई भी, बड़ा से बड़ा कार्य भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये मेरी दृष्टि में ये तीन ऐसे तत्व हैं जो आदमी को प्रेरणा देते हैं, आदमी को शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, और जब कभी कोई अड़चन पड़ती है तो रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, अक्सर भाग्य को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं होती रहती हैं। व्यक्ति जब अपने शुरुआती जीवन में जब किसी क्षेत्र में अग्रसर होता है और लगातार मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है तो वो अपने भाग्य को दोष देता है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य को दोष देना और ईश्वर में आस्था रखना, ये कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को। देखिए, ईश्वर में आस्था तो रखना ही चाहिए। ईश्वर तो वही हमको प्रेरणा देता है, बिल्कुल, और वही हमको शक्ति भी देता है। अगर ईश्वर में आस्था नहीं है तो आप किसी में आपकी आस्था नहीं बन पाएगी। ईश्वर की आस्था से ही कार्य में आस्था मिलती है। ईश्वर से जो ताकत मिलती है उसी से आपको संकल्प मिलता है। तो मैंने तीन बातें बताई, वह ईश्वरीय गुण हैं, उसी से प्राप्त होता है। और अपनी भावी को कोसना ये बहुत उचित नहीं है। मतलब भाग्य को कोसना उचित नहीं है। मेरे ख्याल में भाग्य को अपने श्रम के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। आप श्रम कीजिए, काम में मन लगाइए, और अगर श्रम है, संकल्प है, ईमानदारी है, आस्था है, तो भाग्य साथ देगा। भाग्य हमेशा साथ देगा। कभी कभी कोई निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं जो हो सकता था कि आपके दुविधा में आप उसको अच्छा नहीं मानते हो कि हमारे भाग्य खराब है, हमने ये निर्णय ले लिया, लेकिन आगे चल के देखेंगे कि वही निर्णय आपके लिए लाभकारी होगा अगर आपने ईमानदारी के साथ और आस्था के साथ, संकल्प के साथ अपने कार्य को निभाया। तो भाग्य को कोसना ठीक नहीं है। आदमी को अपने श्रम पर विश्वास करना चाहिए, अपने संकल्प पर विश्वास करना चाहिए, और अपनी आस्था से आपको ताकत लेना चाहिए। सिंह साहब, एक आखिरी सवाल और हम आपसे करेंगे गोरक्ष पीठ के बारे में, क्योंकि ये पीठ ऐसी है जो संपूर्ण दुनिया में जानी जाती है, वैश्विक स्तर पर इसका अपना महत्व है, और आज आप उस पीठ से, चूँकि आपका गहरा नाता है, लेकिन आज जो आपका दायित्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब खुद जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब पीठाधीश्वर हुआ करते थे तो वह सारे कार्यों का निर्वहन कर लेते थे। आज वह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जो पीठ का दायित्व है, यानी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के दायित्व का जो छोटा सा अंश आपको निर्वहन करने के लिए निर्देशित किया गया है, उसको
उसका अनुपालन में किस तरह से आपको ऊर्जा मिलती है? आज 90 साल की आपकी अवस्था हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा दायित्व है। एक सेवा का मौका मानता हूँ, मेरे लिए एक सेवा का मौका है, और ऐसा सेवा जिसको मुझे अंतर मन से जिसे मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये आध्यात्मिक पीठ है। बिल्कुल। और आदमी को अपने अंदर, अगर आपके पास आध्यात्मिक ताकत है, और वो ताकत आपको कहीं से और नहीं मिलती, इसी पीठ से मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो शक्ति जो है, ताकत जो है, यहीं से मिलती है। तो उस आध्यात्मिक ताकत के आधार पर जो भी दायित्व आपको है मिलेगा, सेवा करने का जो भी अवसर मिलेगा, उसका आप निर्माण कर लेंगे। और जहाँ तक महाराज जी का सवाल है, मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के शासन को जितनी कुशलता, जितनी दक्षता से चला रहे हैं, अभी उसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। अभी उसकी यूपी की झांकी को व्यस्त माना गया है। बिल्कुल। अभी आपको भी पता चला कि कोविड के इंडक्शन में यूपी नंबर 1 पर चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। तो इतने जहाँ यूपी को नंबर 1 पर ले आ रहे हैं, वहाँ पर इस पीठ के दायित्वों के प्रति भी वो सजग रहते हैं। इस पीठ में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उसके ऊपर उनकी पैनी दृष्टि रहती है। ऐसी कई चीज़ें जो हम लोग यहाँ रहते हुए भी नहीं जान पाते हैं, वो उनको जानकारी रहती है। उनके पास वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। बिल्कुल। वह एक सांसारिक व्यक्ति तो नहीं मानेंगे, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति है। और आध्यात्म में अद्भुत शक्ति होती है। जो भी शक्ति उनके पास आध्यात्मिक है, उसके माध्यम से न केवल जो उनका एक मुख्यमंत्री का दायित्व है, उसका अत्यंत कुशलता, दक्षता और उत्कृष्टतापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं, बल्कि पीठ में भी जो कार्य हैं उनके ऊपर उनको भी वो देख रहे हैं, और उनके बारे में वो अपने उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। जब कभी भी यहाँ आते हैं तो शिक्षा परिषद के लोगों की, कुछ लोगों की, जो शिक्षा परिषद की सारी संस्थाओं को देख रहे हैं। हमारे यहाँ कई बड़े अच्छे सहयोगी हैं जो इनके साथ हम लोग मिल काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप राव हैं, डॉक्टर श्री प्रमोदनाथ मिश्रा जी हैं, श्री संजय प्रताप सिंह जी हैं। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिनसे के माध्यम से हम लोग संस्था का कार्यों का संचालन कर रहे हैं। उनके साथ वो अवश्य बैठक करते हैं। 5-6 लोगों की बैठक वो हर बार आते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे करते हैं और संस्था के बारे में जानकारी करते हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ इस पीठ के माध्यम से कितने प्रकल्प चल रहे हैं। एक विश्वविद्यालय बनने की बात चल रही है, सक्रिय विश्वविद्यालय को सामने आएगा। प्राइवेट विश्वविद्यालय संभवतः हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पूर्व में कोई भी प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं है। ये पहला विश्वविद्यालय होगा जो कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट विश्वविद्यालय के रूप में निर्माण जा रहा है। इस पीठ के द्वारा संचालित होगा। इस पीठ द्वारा, हाँ, इस पीठ ने निर्माण किया है। संचालन तो नियमों से चलता है, उसके जो नियम होंगे उसके तहत, लेकिन ये पीठ ने ही उसको इस्टेब्लिश किया है। महाराज जी, और एक वहाँ पर एक प्रकल्प शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, खास तौर से चिकित्सा शिक्षा के संबंध का है, तो वहाँ पर ऑलरेडी आयुर्वेद कॉलेज का निर्माण अब होने की स्थिति में है। नर्सिंग महाविद्यालय कई वर्षों से चल रहा है, उसमें भी पीजी नर्सिंग वहाँ छात्राओं को नौकरी मिलेगी, वहाँ से पढ़ करके पा रही नौकरी पा रही हैं, और लोगों को अच्छी सेवा मिल रही है। नर्सिंग महाविद्यालय के माध्यम से जो छात्राएँ निकलती हैं, वह जब जाती हैं कहीं नर्स बन के जाती हैं, तो वह अच्छी सेवा देती हैं। जो रोगियों को अच्छी सेवा, मानव की अच्छी सेवा और उनको एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों नर्सिंग कॉलेज से मिलता है, जो कि गोरखपुर ने खोल रखा है। और वह गोरखपुर विश्वविद्यालय का पहला और अब तक एकमात्र नर्सिंग कॉलेज है। गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंध और कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं अब तक था, और वह अब तक पहला और अब तक का अकेला वह नर्सिंग महाविद्यालय है। तो ये पीठ जो सेवा कार्य में लगी हुई है, उसके साथ किसी तरीके से हमको भी थोड़ा बहुत करने का मौका मिलता है। मेरा सौभाग्य मानता हूँ इसे। प्रोफेसर साहब, आपने अपने जीवन वृत्त के बारे में और विशेष तौर से इस गोरक्ष पीठ के भी बारे में हमारे दर्शकों को बताया। आपने बहुमूल्य समय दिया मुझे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं उनका नाम यूपी सिंह है। उसके बाद का पूरा वृत्त आपने उन्हीं के शब्दों से सुना।
निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप भी अपने जीवन के क्षेत्र में तमाम सारे ऐसे कार्य करेंगे जो राष्ट्र के उन्नति में सहायक होंगे, जो समाज के उन्नति में सहायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।